Let me start the screen share. ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने यहाँ पे क्या देखा था? लेट्स quickly have a look at that. पिछली क्लास में हमने यहाँ पे बात किया था अबाउट माय अडैप्टिव रेडिएशन, जहाँ के कुछ एग्जांपल आपके यहाँ पे आपके सामने थे. यू हैव एग्जांपल ऑफ मार्सुपियल्स आपके यहाँ पे एग्जांपल थे, एंड एक और एग्जांपल था आपके यहाँ पे डार्विन फिंचेस. डार्विन फिंचेस के बारे में याद रखना कि इन ये आपको मिली थी आपके गैलापागोस आइलैंड पे, आपको ये मिली थी. ठीक है, और ये भी याद रखना गैलापागोस आइलैंड आपका कहाँ पे आता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है. और यहाँ पे जो स्टडी की गई थी दैट वाज समथिंग डन बाय चार्ल्स डार्विन. सिमिलरली आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके जो मार्सुपियल्स होते हैं उनके बारे में भी चार्ल्स डार्विन ने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया था अबाउट द अडैप्टिव रेडिएशन. सो ये टर्म आपके लिए काफी हद तक क्लियर होगा. एंड अडैप्टिव रेडिएशन के अंदर याद रखना दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. यहाँ पे आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपके यहाँ पे हो रहा है. इसके साथ फिर हमने यहाँ पे सीखा था कि अगर आप दो अनरिलेटेड स्पीशीज, ओके शिखा ठीक है पता चल गया, ऑलराइट, अगर आपके दो अनरिलेटेड स्पीशीज अगर आपके सेम हैबिटेट में अगर आपके अडेप्ट कर रहे हैं और इवॉल्व कर रहे हैं, देन दैट इज एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट. अगर सेम ट्रेट आपके दो अनरिलेटेड स्पीशीज में अगर आपको देखने के लिए मिल जाती है, देन वो बनेगा वहां पे एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो आपको मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है. ये भी हमने डिस्कस किया था. दैट इज ऑल्सो समथिंग वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास, एंड आई होप कि आपको वहां पे समझ आ गया था. तो ये टर्म भी हम यहाँ पे देख चुके थे. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन. इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो हमने हमारी कहानी देखी थी, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की कहानी हमने देखी थी, जहाँ पे बिस्टिन बेटुलिरा के हम वहाँ पे बात कर रहे थे. तो वो चीज भी हमने डिस्कस की थी. आई थिंक दैट इज समथिंग आल्सो शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट. संडे का जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके लिए आज रात को मैं आपके साथ दूसरे दो चैप्टर से क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, और जो पुराने जो मैंने शेयर किए थे आई विल बी शेयरिंग द आंसर की फॉर दैट क्वेश्चन एज वेल. सो आज रात को उसके आंसर आपको मिल जाएगी, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट, and either by tonight or by tomorrow morning we'll have next sets of question. ठीक है, 6 चैप्टर को आप टारगेट करो. अगर 6 से आप ज्यादा कर सकते हो दैट्स अ गुड थिंग, बट 6 चैप्टर तो आपको अच्छे से करके आने 11th में से, और 12th के तो आपको सारी चैप्टर्स लाइक यू हैव अ ग्रिप ऑन दैट. ओके, सो दैट इज समथिंग वी आर प्लानिंग फॉर योर अपकमिंग संडे वाले टेस्ट के लिए. 6 चैप्टर फ्रॉम 11th एंड ऑल द चैप्टर फ्रॉम योर 12th. उससे ज्यादा अगर आप कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा अच्छा ग्रिप है 11th के ऊपर पहले से, देन दैट्स यू कैन डू दैट. आई होप सब लोग एक्सेस कर पा रहे हैं उस ड्राइव का जिस ड्राइव के ऊपर एक्स्ट्रा कंटेंट है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपके पास वो है, लिंक है. अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे देन जस्ट लेट मी नो दैट, बट आई थिंक यू हैव सम एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स ओवर देयर जहां से आप और क्वेश्चंस आप निकाल के उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. हमने यहाँ पे ब्रांचिंग डिसेंट नेशनल सिलेक्शन की यहाँ पे बात कर ली थी. वी हैव डिस्कस अबाउट द नेशनल सिलेक्शन काफी पहले, तो ये सब हम कर चुके थे. नाउ विल स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ माय लेमार्किज्म. तो यहाँ पे हम एक नई चीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज द स्टोरी ऑफ लेमार्किज्म. अब लेमार्किज्म आपके यहाँ पे क्या था? सो बेसिकली आपके यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे लेमार्क, जो आपके यहाँ पे फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ चीजें आपके यहाँ पे सामने रखी थी. ही गेव अस सम थ्योरीज इन फ्रंट ऑफ अस, और ये थ्योरी के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे. व्हाट वर दिस थ्योरीज, और इन थ्योरीज को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया. सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. इनका एक बहुत फेमस यहाँ पे थ्योरी था व्हिच वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर इनहेरिटेंस ऑफ योर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिजम्स, राइट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज. तो चलिए देखते हैं लेमार्क ने अपना क्या कंट्रीब्यूट किया था. एक बात याद रखना कि लेमार्क का कंट्रीब्यूशन आया था काफी पहले चार्ल्स डार्विन के काम से. चार्ल्स डार्विन का काम अगर आपको याद हो तो उन्होंने अपना काम पब्लिश किया था इन द ईयर ऑफ 1859. इस साल में उन्होंने अपना लाइक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन अपनी बुक यहाँ पे अपनी पब्लिश की थी. लेमार्क उससे काफी पहले के जमाने के थे, बल्कि मैं कहूंगा कि लेमार्क ने जब अपना काम आगे रखा था तब तो चार्ल्स डार्विन बॉर्न भी नहीं हुए थे, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि लेमार्क का काम काफी, उनकी थ्योरीज काफी पुरानी थी. एंड लेट्स ट्राई टू सी उनकी थ्योरीज यहाँ पे क्या थी और उसके अंदर क्या फ्लॉज थे या क्या उनमें सही सच था, वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट माय लेमार्किज्म. सो आपके जो लेमार्क यहाँ पे साइंटिस्ट, उन्होंने दो चीजें आपके सामने यहाँ पे बोली गई थी. एक उन्होंने यहाँ पे बोला था थ्योरी विच वाज कॉल्ड एज माय यूज एंड डिसयूज थ्योरी. यूज एंड डिसयूज थ्योरी. अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट मैं यूज एंड डिसयूज थ्योरी का, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. सो बेसिकली इट मींस दैट कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसको आप बहुत बार यूज करें, यूजिंग दैट ऑर्गन मल्टीपल टाइम्स, या आप उसे बहुत एक्सटेंसिवली अगर आप उसे यूज करते हो, देन उसका साइज वहां पे इंक्रीज हो जाएगा. तो एज पर दिस थ्योरी जो लेमार्क ने उनका ये कहना था
कि अगर कोई एनिमल एक सर्टेन बॉडी पार्ट को या एक बॉडी ऑर्गन को अगर वो मल्टीपल टाइम्स यूज करता है, बहुत ज्यादा अगर यूज कर रहा है, देन उसका साइज वहां पे इंक्रीज करेगा. सो ऑर्गन विच हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली or the body parts or the organs which have been used extensively are going to increase in size. So इनका सिंपल सा मानना यहाँ पे ये था that organs used extensively show increase in size. Will be showing the increase in size. उनका ये भी मानना था कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन को अगर कोई एनिमल बहुत लंबे टाइम के लिए अगर यूज नहीं कर रहा, इफ सर्टेन ऑर्गन बाय सर्टेन एनिमल इज नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो वहां से निकल भी जाएगा, वो आपका डीजेनरेट भी हो जाएगा. सो दैट बॉडी पार्ट या वो ऑर्गन जिसको आप यूज नहीं कर रहे बहुत लंबे टाइम के लिए, वो आप वहां पे डीजेनरेट आप वहां पे हो जाता है. तो ये थी आपकी यूज एंड डिसयूज थ्योरी जो आपके यहाँ पे रखी गई थी बाय माय लेमार्क. इसका एग्जाम्पल उनका यहाँ पे ये था दैट वन एग्जाम्पल ही गेव वाज अ एग्जाम्पल ऑफ अ जिराफ. उनका ये मानना था कि जिराफ एक छोटा सा अंगुलेट था, और क्योंकि उसे खाने के लिए उसके जो ट्रीज थे उसके हैबिटेट में काफी बड़े थे, उसे खाने के लिए अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था. तो हर रोज वहां जाके वो अपनी नेक को स्ट्रेच करता था अपनी लीव्स को खाने के लिए, और कुछ सालों के बाद उसके वजह से उसके पास परमानेंट लंबी नेक उसके पास बन गई थी. दैट द लेंथ ऑफ द नेक गॉट इंक्रीज्ड, एंड वही लंबी नेक नाउ वाज गेटिंग इनहेरिटेड इन द ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ओवर देयर. ये लेमार्क का यहाँ पे कहना था कि जिराफ पहले छोटा सा एनिमल था, मतलब छोटा मतलब एक मीडियम साइज का एनिमल था, बट उसको स्ट्रेच करना पड़ता था अपने आप को ऊपर वाले लीव्स को खाने के लिए. एंड बिकॉज ही वाज यूजिंग हिज नेक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ दैट द नेक गॉट इंक्रीज इन लेंथ, एंड दैट वाज हिज आइडिया ऑफ यूज डिसयूज थ्योरी का. उनका ये आइडिया था. सेकेंड उनका एग्जाम्पल यहाँ पे ये था अबाउट द स्नेक्स. उनका ये मानना था लेमार्क का कि अगर आप स्नेक्स अगर एक अपने फीट्स को जब उन्होंने यूज नहीं किया, स्नेक्स क्योंकि आपके क्रॉलर्स थे, दे वर क्रॉलर्स, सो दे स्टॉप यूजिंग द फीट, और जब उन्होंने उनके फीट को यूज करना बंद कर दिया तो वो वहां से डीजेनरेट हो गए विद द कोर्स ऑफ टाइम, वो आपके यहाँ पे निकल गए वहां से. सो दैट वाज हिज आइडिया अबाउट द डिसयूज आल्सो, कि अगर कोई बॉडी पार्ट अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, देन वो आपका पॉपुलेशन में से आपका डीजेनरेट आपका हो जाता है, और वही स्नेक्स के साथ हुआ है. सो ये इनका यहाँ पे आइडिया था अबाउट यूज डिसयूज थ्योरी. आज की डेट में हम लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंस. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच अनट्रू. इस तरीके से काम नहीं होता. अगर आप कोई बॉडी पार्ट को अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि उसका वहां पे साइज इंक्रीज होगा, राइट. अगर आप कोई बॉडी पार्ट को अगर आप यूज नहीं कर रहे, अगर आप कोई ऑर्गन को अगर आप यूज नहीं कर रहे, सो दैट डज नॉट मीन कि इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग बैक, राइट. जैसे आपका हार्ट ले लो, आपका हार्ट तो थ्रू आउट द ईयर काम करता है, थ्रू आउट द लाइफ काम करता है. सो दैट डज नॉट मीन कि उसका साइज हर 4 साल का थोड़ा इंक्रीज हो रहा होता है. दैट्स नॉट यू फाइंड हैपनिंग, राइट. You keep on reading with your eyes open, right? You use your eyes to read the things, right? It doesn't happen कि आपकी eyes वो like taser जैसी बड़ी होने लगती है slowly. So that does not happen, right? That's not how it works. So ये बात उनकी जो यहाँ पे दी गई थी, which was not very much acceptable later, but पहले इनकी बात में यहाँ पे accept कर लिया गया था. Okay. Second इनका यहाँ पे theory था inheritance of acquired character. Second theory जो इनकी यहाँ पे थी, that was my inheritance of acquired character. Inheritance of acquired character. अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पे इनका ये कहना था कि अगर एक इंडिविजुअल या एक एनिमल अगर कोई चीज एक्वायर्ड करता है अपने लाइफ के दौरान, कोई चीज गेन करता है, कोई ट्रेड गेन करता है, राइट. एक्वायर्ड करना मतलब कोई तो भी ट्रेड होगा जो आपने पॉपुलेशन में आपने गेन किया. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा ट्रेट है जैसे कि एक बिहेवियरल ट्रेट है. जैसे आप समझ लो कि एक रैबिट है, उसने सीखा है एनवायरमेंट के अंदर कैसे मुझे अपने आप को फॉक्स से बचाना है, राइट. तो एक वो बिहेवियरल एक्वायर्ड लर्निंग है, उसने कोई चीज लर्न की वहां पे रह के. तो इनका ये कहना था लेमार्क का कि अगर आप कोई भी चीज आप गेन कर रहे हो अपने एनवायरमेंट में रह के, वो चीज डायरेक्टली आपके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो जाती है. वो चीज डायरेक्टली आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर आपके इनहेरिट वहां पे हो जाती है, विच इज ऑल्सो समथिंग विच इज नॉट ट्रू. ये चीज एक सर्टेन लेवल तक ठीक है कि समझो अगर कोई लाइक जीन है, अगर आपके जीन के अंदर कोई अगर आपका डिफेक्ट है या कोई अगर आपका वेरिएशन है, देन यू एक्सपेक्ट कि वो आपका जा सकता है फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन. बट अगर कोई लर्नड बिहेवियर है, अगर एक चीता सीखता है कि उसे कैसे इम्पाला को हंट करना है, कैसे डियर को हंट करना है, दैट इज समथिंग ही हैज लर्नड इन हिज एनवायरनमेंट, वो इनहेरिट नहीं होगा, राइट. उसी तरीके से अगर कोई लेपर्ड को अगर कोई इंजरी हो जाती है, तो इंजरी का जो स्कार रहेगा वो उसके पास ही रहेगा. इट वोंट गेट इनहेरिटेड विद द न्यू ऑफस्प्रिंग, राइट. बट उनका ये कहना था कि जो भी आप लर्न बिहेवियर है या जो फिजिकल ट्रेट्स आपने एक्वायर किए हैं, जो भी आपने गेन किया है,
वो बाय डिफॉल्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर आपका चला जाता है। बट याद रखना ये स्टेटमेंट भी आपकी पूरे तरीके से सही नहीं है। यू ओनली नो, आप सब लोग यहाँ पे जानते हो कि सिर्फ जो जेनेटिक लेवल पे जो आपके जो वेरिएंट्स होते हैं या जेनेटिक लेवल पे जो आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है, दैट ओनली गोज टू अ नेक्स्ट जनरेशन, नॉट समथिंग व्हिच यू हैव लर्न इन द एनवायरनमेंट, राइट। तो ये बात सही। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गिटार बजा सकता हूँ, दैट डज नॉट मीन कि मेरा लड़का अपने आप गिटार बजा सकता है, राइट। समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, राइट। आई कैन नॉट फाइंड कि वो 2 साल से एबीसीडी साइड में वो गिटार बजा रहा है, राइट। इट वोंट फाइंड दैट हैपनिंग, राइट। So that is something you have to understand, right? So that is something he said which is not acceptable right now, right? इस तरीके से। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखना, और ये भी याद रखना कि इनकी बातों को बाद में एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। Now let's have a look। यहाँ पे आपका जिराफ वाला एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको कि नेक इसने स्ट्रेच की और वो लंबा हो गया और कुछ टाइम बाद उसने देखा कि यार ये तो परमानेंट हो गया मेरे लिए। So that is something you don't find that happening। It is similar to that। आपको भी आई थिंक बचपन में बोला जाता होगा ना कि ज्यादा लटकोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, जाके like climb karo, let go, all those kind of thing, right? Similarly, it's a similar kind of thing which can be seen happening over here. You can see these animals, they have evolved for certain reasons because of certain variation, not because of the Lamarckism जो उन्होंने बोला था उसके से नहीं होता। लेमार्क का ये भी यहाँ पे कहना था कि आपके पास एक इंटरनल फोर्स होता है जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गन्स को ग्रो कर सकते हो, which is also untrue। तो आप ये बात को समझो, लेमार्क का ये कहना था कि अगर एनवायरमेंट आपका बदल जाए ना, तो एनिमल एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है। उसके पास वो इंटरनल फोर्स के हिसाब से वो अपने आप को वहां पे चेंज कर सकता है। दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो कहीं से भी वो बात आपके लिए यहाँ पे सही नहीं है, सच नहीं है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू। इसमें एक और एग्जांपल जो आपको लिखूंगा यहाँ पे, इज गोइंग टू बी अबाउट द स्नेक्स लूजिंग देयर हाइंड लिम्स। स्नेक्स लूजिंग देयर लिम्स। स्नेक्स losing their limbs। तो इनके limbs कब क्यों गए? Because they were not using them। That is also again an example of your disuse theory। ये disuse वाला पार्ट है कि आपने उसे यूज नहीं किया और वो आपके यहाँ पे निकल गए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो चलो सब लोग। तो दैट इज समथिंग वी फाइंड हैपनिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे साइलेंट फीचर इस थ्योरी के यहाँ पे क्या है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, साइलेंट फीचर दो ही आपके यहाँ पे। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड देयर यूज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं यूज डिसयूज थ्योरी, राइट। अगर आप एक ऑर्गन को यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वहां पे ग्रोथ कैसे होगा। सो दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, every new character that has been acquired in the life of an individual, it's preserved and transmitted to the next generation by them। कोई भी अगर आपने कैरेक्टर एक्वायर किया अपने लाइफ के अंदर, वो डायरेक्टली आपका वहां पे आपका इनहेरिट आपका वहां पे हो जाता है। सो अगेन दैट इज समथिंग व्हिच इज अनट्रू। ये आपकी बात यहाँ पे आपके सच नहीं है, आपकी गलत है। ओनली सर्टेन थिंग्स आर गेटिंग इनहेरिटेड, नॉट ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर, राइट। क्या आपको ये दो चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस टू थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको यहाँ पे ये भी समझ आ रहा है व्हाट वर दिस टू थ्योरीज व्हिच ही एक्चुअली पुट फॉरवर्ड? आई होप ये थ्योरीज भी आपको यहाँ पे समझ आ रही है, ठीक है। नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया। द नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पे ये मिलेगी देखने के लिए कि चलो ये तो हमने यहाँ पे साइलेंट फीचर्स हमने यहाँ पे हमारे देख लिए। अब आपको याद ये रखना है यहाँ पे दैट व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट दिस थ्योरीज ना, ये जो इनकी जो सेकंड थ्योरी थी ना आपकी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको हमने डिसप्रूव किया था। डिसप्रूव करने के लिए आपके जो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, वो थे आपके यहाँ पे ऑगस्ट वेस्टमैन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे आपके एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऑगस्ट वेस्टमैन। अब ऑगस्ट वेस्टमैन ने यहाँ पे किया था अपना एक्सपेरिमेंट, और उसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया था कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो आपकी बात सही नहीं है। इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू इन अ रियल सेंस। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये लोग कुछ रैट लेके आए थे, मतलब लैब रैट इन्होंने कुछ अपने पास लाए थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेल फीमेल को लाए और उन दोनों की उन्होंने टेल कट कर दी। सो उन्होंने वहां पे, आप देख सकते हो यहाँ पे उनके, उन्होंने यहाँ पे टेल कट कर दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसके यहाँ पे टेल है और इसके यहाँ पे टेल नहीं है। यू कैन वेरी क्लियरली सी द टेल इज गायब। तो उन्होंने यहाँ पे इनकी टेल कट कर दी, और टेल कट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें वहां पे क्रॉस करने के लिए छोड़ दिया, मतलब उन्होंने मीटिंग कराई। जब भी वो मीटिंग कराते थे उनको क्या मिलता था, जब भी उनके ऑफस्प्रिंग मिलते थे ना उन्हें, उन सबके पास वहां पे आपको टेल दिखती थी। यूर ऑल दे वर हैविंग द टेल ओवर देयर। ऐसा उन्होंने 19 जनरेशन तक किया। ये किया। दैट मीन्स बेबीज हुए, सबकी टेल काटी, फिर उनको बड़ा किया, उनकी मीटिंग कराई, उसमें से बेबीज हुए, उनकी भी टेल काटी। सो व्हाट ही वाज डूइंग ना, हर एक जनरेशन की उन्होंने वहां पे वो लोग टेल काट रहे थे।
जस्ट टू ऑब्जर्व क्या ये ट्रेट अपने आप नेक्स्ट ऑस्ट्रिंग में मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्या ये जो एक्वायर्ड कर रहे हो लोग क्या वो नेक्स्ट पॉपुलेशन में दिखता है नहीं दिखता। और हमेशा उन्हें क्या मिला, द ऑस्प्रिंग वर हैविंग द टेल, ऑस्प्रिंग आपके यहाँ पे उनके पास आपको यहाँ पे टेल देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता। दिस क्लियर कट स्टोरी, ये जो आपके यहाँ पे स्टोरी आपको यहाँ पे जो दिख रही है जो ऑगस्ट वेस्टमैन ने आपके सामने यहाँ पे रखी थी, इससे हमें पता लग गया, इससे हमें प्रूव हो गया दैट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज अनट्रू। आप अगर कुछ इनहेरिट कर रहे हो, एक्वायर्ड कर रहे हो, तो वो आपका डायरेक्टली आपका नहीं जा रहा इनटू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इनका नाम याद रखना है एंड यू हैव टू नो दैट ही वाज द वन हु एक्चुअली disproved inheritance of acquired character. Inheritance of acquired character, ये चीज इन्होंने यहाँ पे डिस्प्रूव कर दी थी। और एक और बात याद रख लो यहाँ पे कि इन्होंने एक और चीज यहाँ पे बोली थी, ऑगस्ट वेस्टमैन ने यहाँ पे एक टर्म बोला था, इन्होंने बोला था कि गिव अस अ वन थियरी, जिसको आपको डिटेल में नहीं समझना बट आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। ऑगस्ट वेस्टमैन ने यहाँ पे जो थियरी सामने रखी थी दैट वाज माय थियरी ऑफ जर्मप्लाज्म, थियरी ऑफ जर्मप्लाज्म। ये एक थ्योरी आगे रखी थी आपके ऑगस्ट वेस्टमैन ने, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। और थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म आपके यहाँ पे क्या कहती है, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म आपके यहाँ पे ये कहती है कि आपके जो जर्म सेल्स होते हैं, मतलब आपके जो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, अगर उसके अंदर कोई वेरिएशन है या उसके अंदर अगर कोई आपका जेनेटिक सेटअप है तो वो आपका जाता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। सो याद रखना, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट याद रखना आपके जो जर्म सेल्स यहाँ पे होते हैं ना, जर्म सेल जिनमें से आपके गैमेट्स बनते हैं, बेसिकली इनमें से आपके गैमेट्स बनते हैं, सो दे आर द वन विच कैन हैव सम वेरिएशन, और ये वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में आपका जा सकता है। तो ये थ्योरी आपके सामने रखी थी आपके ऑगस्ट वेस्टमैन ने कि आपको जो जनरेशन टू जनरेशन आपको जो चेंज मिल जाएगा या आपको जो इनहेरिट होगा वो आपका इसमें होना चाहिए, दैट वेरिएशन शुड बी देयर इन द जर्म सेल, तभी वो जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। आपके स्किन सेल्स या आपके किडनी के सेल्स के अंदर कोई वेरिएशन है सिर्फ, तो वो आपके बेबीज में या आपके जनरेशन में आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। समथिंग वी नो दैट, वही चीज उन्होंने यहाँ पे आपकी बोली थी। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ ऑगस्ट वेस्टमैन। एंड याद रखना इन्होंने डिस्प्रूव किया था आपकी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को, जो आपकी लेमार्क ने दी थी। तो प्लीज याद रखना लेमार्क ने क्या बोला था और उनकी क्या चीजों को हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया था और क्या हमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। बेसिकली हमने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया उनके काम को। एंड विद द कोर्स ऑफ एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस काफी चीजें और क्लियर हो गई थी। ठीक है, पहले के टाइम पे क्लैरिटी नहीं थी, पहले के टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया गया था बट लेटर ऑन इट थिंग्स गॉट क्लियर। ओके, आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ, आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. All right, so that is something we have done. Now, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द डार्विनिज्म के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Now let me tell you couple of things जो आप लोग मुझे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता सकते हो। जब भी हम बात करते हैं अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, अब इसकी कहानी तो आप सबने यहाँ पे पढ़ी है, इसकी कहानी आप सबने देखी है, पढ़ी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन ओवर देयर, राइट। इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। एक होता है दैट यू हैव अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, एक होता है वेरिएशन आपको चाहिए होता है, सो यू नीड अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ताकि आपका नेचुरल सिलेक्शन हो सके। ठीक है, और क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं आपको इस टॉपिक के अंदर, व्हाट आर द थिंग्स आई विल गेट टू सी इन दिस, और क्या मिलता है, याद आ रहा है और कुछ? Advantageous genes. हाँ, सो वेरिएशन आपका होगा, सो इन दैट यू कैन हैव सम लाइक आई कैन से यू कैन हैव सम एडवांटेजेस जीन्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं। यू कैन हैव सम एडवांटेजेस जीन्स इसमें जो आपकी बेसिकली हेल्प करते हैं आपका अडेप्ट करने के लिए विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, राइट। देन वी हैव आल्सो सीन दैट देयर इज आल्सो गोइंग टू बी अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस हमेशा आपका रहता है पॉपुलेशन के अंदर, राइट। अगर आपको याद हो तो मैंने बात किया था इवन अबाउट द कंपटीशन, याद है आपको? कुछ हमने कुछ डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे थे कंपटीशन। कोई मुझे हैंड रेस करके एग्जांपल देगा कि कंपटीशन के बारे में हम वहाँ पे क्या डिस्कस करते थे, क्या एग्जांपल हमने लिया था कंपटीशन का, या कोई आप अपने एंड से एग्जांपल देके आप मुझे बता सकते हो कि कैसे एक पॉपुलेशन के अंदर आपको हमेशा कंपटीशन होते हुए। हाँ जी बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट।
शिखा, एनीवन कैन टेल मी द एग्जांपल ऑफ कंपटीशन कि कैसे एक पॉपुलेशन के अंदर कंपटीशन होगा एंड दैट कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्पिंग टू फाइंड द राइट पर्सन या राइट एनिमल. एनीवन? Some people are raising their hand. I can see. बताइए पूजा, बताइए. सर वो वाला कंपटीशन जिसमें चिड़िया अपने बच्चों को गिरा देती है ना? हाँ राइट. तो चिड़िया या उसके सिबलिंग गिराते हैं, कौन गिराता है? हाँ, वो अपने भाई बहनों को गिरा देते हैं. उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा धक्का मार के गिरा दिया उसने, उसका फायदा उसे क्या सारा होगा? खाना वो बड़ी वाली खा जाती है. उसे फीड ज्यादा मिलता है, हर चीज प्रायोरिटी से मिलती है. खाना उसे वहां पे ज्यादा मिलता है. याद रखना, हमेशा यू विल हैव limited number of resources. You will always have a limited resources. याद रखना, you will always have a limited resources. और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए आपको हमेशा करना पड़ेगा कंपटीशन. ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए. हमेशा यू विल बी इन कंपटीशन, और कंपटीशन करने के बाद आप जैसे ही आप निकाल लेते हो जो वीकर बनता है उसे आपने वहां पे निकाल दिया, then the one which survives is going to increase its population. Even you find the same thing. Even जब एक जेब्रा के हर्ड के अंदर जो वीक एनिमल होता है ना वो पीछे ही रहता है, और जो एनिमल आपका पीछे रह जाता है then it gets eaten by the other animals over there. So again you get, so that is again example of my survival of the fittest या struggle of existence का वहां पे एग्जांपल आपका बन जाता है, राइट? इसके अलावा आपने 3 एग्जांपल आपने सीखे थे, तो 3 एग्जांपल की पूरी कहानी आ जाती है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर. एक एग्जांपल आपका था डीडीटी एंड मॉस्किटो का, दूसरा एग्जांपल आपका था टॉम कॉड फिश इन द हडसन रिवर, राइट? और थर्ड एग्जांपल आपका था बैक्टीरिया एंड द एंटीबायोटिक्स. सो ऑल बिकम एग्जांपल ऑफ माय नेचुरल सिलेक्शन, राइट? तो इतनी बात तो आप सबको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेचुरल सिलेक्शन में आपका होता क्या है? आपके पास वेरिएशन है, राइट? वेरिएशन आपको हेल्प करता है टू अडैप्ट विद द न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट. याद रखना, वेरिएशन आपके हमेशा यहाँ पे हेल्प करेगा टू अडैप्ट टू द न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट. सो यू कैन अडैप्ट to new environment, new changing environment. उसके अंदर आप अडेप्ट कर सकते हो. उसके बगैर, वेरिएशन के बगैर आप ये नहीं कर सकते. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी. एक और टर्म मैंने आपको सिखाया था, दैट वाज कॉल्ड एज माय ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी. जब कोई एनिमल बेबीज ले करता है, एग ले करता है, सो जनरली इट्स गोइंग टू बी ओवर प्रोडक्शन. सो यू हैव अ overproduction of progeny. इसका एग्जांपल भी मुझे देगा, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली. मैंने डिस्कस overproduction of progeny. बताइए प्रिंस. सर फ्रॉग जब पानी में एग ले करते हैं तो 1000 के नंबर में करते हैं, लेकिन उसमें से 5 to 60 जो होते हैं जो बड़े अडल्ट बन जाते हैं. राइट. सो आपकी पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजिनी बनाता है, जितने सर्वाइव करने वाले होते हैं उससे काफी ज्यादा बनाता है, बिकॉज दे नो दैट मेनी ऑफ देम विल नॉट मेक इट टू द एडल्टहुड. मेनी ऑफ देम विल नॉट मेक इट टू द एडल्टहुड, एंड दैट इज समथिंग अ पॉपुलेशन डज. हर एक पॉपुलेशन ऐसा करता है, चाहे वो अगर डॉग हो, रैबिट हो. जब भी वो बेबीज होते हैं ना उनके, तो अगर 7-8 बेबीज अगर हुए तो सबके सब एडल्ट नहीं बन पाते हैं. मेनी ऑफ देम विल एंड अप डाइंग. और जो सर्वाइव वहां पे कर रहा है, इट इज बेस्ट सूटेड टू सर्वाइव. तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना. सो ये दिस इज समथिंग यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, राइट? तो ये सारी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड दिस इज अ स्टोरी व्हिच वाज गिवन टू अस बाय चार्ल्स डार्विन, और उन्होंने अपनी किताब यहाँ पे लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन द ईयर ऑफ 1859. अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि चार्ल्स डार्विन को ये आइडिया आया कहाँ से अबाउट द पॉपुलेशन एंड अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेस. तो आपको याद रखना है कि एक साइंटिस्ट थे टी.आर. मैल्थस. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा देखो यहाँ पे. Darwin was much influenced by 3 publications, namely as the essay of T.R. Malthus. अब T.R. Malthus जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट थे 1898 के अंदर, इन्होंने एक अपना पब्लिकेशन किया था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. इनका ये कहना था कि पॉपुलेशन आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकता है, नॉट जियोमेट्रिकली, एक्सपोनेंशियली. पॉपुलेशन आपका हमेशा एक्सपोनेंशियली आपका इंक्रीज कर सकता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपका पॉपुलेशन आपका इंक्रीज कर सकता है. एंड द फूड रिसोर्सेज इंक्रीज अरिथमेटिकली. जितना जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है उतना जल्दी आपके फूड रिसोर्सेज आपके इंक्रीज नहीं करते हैं. तो इनका ये कहना था कि हमेशा यू विल हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज. टी.आर. माल्थस का हमेशा यहाँ पे एक चीज कहना था, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. सो यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज इन द वाइल्ड.
और द सेम थिंग कैन बी कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग एज वेल. ह्यूमंस ले लो आप या एनिमल ले लो, यू विल ऑलवेज हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेस, राइट. और ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज आपके यहाँ पे होते हैं ना, वही आपकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, वही आपके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, वही इनके रिजल्ट से आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं जाता. अगर आप कोई नेशनल पार्क जाते हो, अगर आप रणथंभौर या कहीं पे अगर आप जाते हो तो आपको डियर दिखते हैं, यू गेट टू सी डियर इन द सराउंडिंग, राइट. बट ऐसा नहीं है कि हर जगह डियर है. इट्स नॉट लाइक कि लाइक जहां पे भी देखो वहां पे डियर ही आपको दिख रहा है. ऐसा नहीं कि उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा भी नहीं है कि लाइक उनका नंबर इतना बढ़ गया कि अब कोई टाइगर दिखता भी नहीं है, हर जगह डियर ही दिख रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता. व्हाई यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग? बिकॉज डियर का नंबर भी वहां पे मेंटेन इसलिए बिकॉज हर एक फॉरेस्ट की एक लिमिट होती है. वो एक सर्टेन नंबर ऑफ हर्बीवर्स को रख सकता है, उसके बियॉन्ड नंबर आपका नहीं जाएगा. उसे हम कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज. स्टार्ट अपना ये देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिसोर्सेज का आपका कंपटीशन आपको वहां पे रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी पॉपुलेशन मेंटेन रहती है. अब ये सारी बात किसने बोली थी? ये सारी बात आपकी बोली थी आपके टीआर मैल्थस ने, दैट देयर ऑलवेज गोइंग टू बी अ नंबर ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. तो इवन अगर पॉपुलेशन काफी रैपिडली ग्रो कर सकता है ना, उसका नंबर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता. इवन अगर पॉपुलेशन बहुत रैपिडली अपना नंबर बढ़ा सकता है, आपको एंड में नंबर ज्यादा नहीं मिलता, बिकॉज मेनी ऑफ देम विल डाई. काफी सारों की वहां पे वैसी डेथ हो जाएगी एंड दे विल नॉट सर्वाइव. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. एवरी पॉपुलेशन हैज अ इनहेरेंट कैपेसिटी टू इंक्रीज इट्स नंबर एक्सपोनेंशियली. हर एक के पास पोटेंशियल होता है कि वो अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है. नेचर कीप्स अ कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. नेचर पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है बाय पोजिंग सेवरल चैलेंजेस लाइक डेथ, फूड शॉर्टेज एंड डिजीज. इनके वजह से आपका एक पॉपुलेशन हमेशा आपको वहां पे कंट्रोल रहेगा. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड. ये बातें लिखी थी अपने पब्लिकेशन में, अपनी बुक के अंदर बाय टीआर मैल्थस ने. और इनके बुक को पढ़ के, मैं कहूंगा इनके पब्लिकेशन को पढ़ के आपके चार्ल्स डार्विन काफी इन्फ्लुएंस हुए थे, और इसलिए उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसके अंदर भी यही लग रहा है. व्हाट इज बीन हैपनिंग सेड बाय टीआर मैल्थस, सेम थिंग आई एम आल्सो फाइंडिंग हैपनिंग विद द अदर पॉपुलेशन एज वेल. ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको यहाँ पे. आई होप दिस पैराग्राफ एंड दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah. चलो. तो याद रखना, evolution is a gradual rather than a sudden and violent. ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया था. The statement was given over here by your डार्विन. डार्विन ने यहाँ पे बोला था. डार्विन ने एक बात यहाँ पे काफी क्लियरली बोली थी अपनी पूरी स्टडी के दौरान कि evolution एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से नहीं होता ये. It is a gradual, it will not happen suddenly. It's a biological event जो आपको suddenly एकदम से नहीं होगा. It is something which will happen as a gradual event. It's a gradual process, right? तो उनका ये मानना था कि evolution जो आपका हो रहा है ना, basically it happens because of accumulation of variation, because of variation. It happens because of accumulation of variation over a period of time. Over a period of time. एकदम से नहीं होता. Over a period of time. It's a slow process. That's what he said. ठीक है. अब हम यहाँ पे कुछ नया सीखते हैं. नई कहानी जब आप यहाँ पे देखोगे, that is my mutation theory. तो चलिए देखते हैं क्या है मेरे यहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी. तो म्यूटेशन थ्योरी जब आपके सामने नाम आएगा तो याद रखना एक साइंटिस्ट का नाम हुगो दे वेरीज. हुगो दे वेरीज आपके यहाँ पे साइंटिस्ट जिन्होंने आपको दी थी यहाँ पे आपकी म्यूटेशन थ्योरी. मैं कहूंगा इन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन टर्म दिया था आपको. सो ही वाज द वन हु गिव द टर्म म्यूटेशन. तो ये वो थे जिन्होंने हमें दिया था हमारा टर्म म्यूटेशन. So actually gave us the term like a mutation. चलिए देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या किया था. इन्होंने स्टडी किया था. He actually did his studies on a plant that was my evening primrose. Evening primrose एक प्लांट था, उसको उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था. Now let's see उन्होंने किया क्या था यहाँ पे. हुगो दे वेरीज जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट जिन्होंने आपको एक टर्म दिया था म्यूटेशन, इनका यहाँ पे ये कहना था कि म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर माई स्पीसिएशन. इनका ये कहना था कि म्यूटेशन जो आपके यहाँ पे होता है उसकी वजह से आपका होता है स्पीसिएशन. तो इनका ये मानना था दैट व्हेनेवर देयर इज गोइंग टू बी अ म्यूटेशन, उस म्यूटेशन के वजह से यू विल फाइंड
स्पीसिएशन आपका होगा. सो म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर माय स्पीसिएशन. दैट मीन्स कहेगा ना कि म्यूटेशन की वजह से आपकी नई स्पीशीज आपकी बनती है. इनका ये कहना था. सो म्यूटेशन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज. इनका ये मानना था. इनका ये भी मानना था कि म्यूटेशन की वजह से ही आपका एवोल्यूशन होता है. म्यूटेशन की वजह से ही आपके यहाँ पे एवोल्यूशन होगा. सो एवोल्यूशन भी होगा और आपका स्पीशीज भी बनेगा. ये इनका यहाँ पे कहना था. अब सवाल ये आता है कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला या क्या सोच के उन्होंने यहाँ पे बोला. तो हुआ क्या था कि इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज जो आपके यहाँ पे जो प्लांट्स थे ना उनके ऊपर वो कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. ही वाज डूइंग सम क्रॉसिंग ओवर देयर. जब वो अपने यहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग कराया तो उन्हें कुछ प्लांट्स मिले जो बिल्कुल ही अलग थे. उन्हें कुछ प्लांट्स मिले वहां पे जो बिल्कुल ही डिफरेंट है. राइट. जो नॉर्मल प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट प्लांट उन्हें वहां पे मिले थे. मतलब बहुत बड़े साइज के प्लांट मिल गए थे उन्हें. सो ही सेड दैट दीज आर माय न्यू स्पीशीज. उन्होंने बोला कि ये है आप यहाँ पे नया स्पीशीज. दैट इज अ न्यू स्पीशीज व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड. राइट. तो उनका ये मानना था कि म्यूटेशन की वजह से आपका नया स्पीशीज आपका बन सकता है. एंड म्यूटेशन इज अ मेजर रीजन फॉर माय इवोल्यूशन. म्यूटेशन इज अ राइट एंड लाइक इज अ अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द इवोल्यूशन. और इससे ही आपकी नई स्पीशीज आपके यहाँ पे बनती है. तो इनका ये मानना था कि इवोल्यूशन के लिए इनका ये मानना था दैट आपका जो इवोल्यूशन होता है उसके अंदर म्यूटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इसको ऐसे लिखता हूँ. म्यूटेशन आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और म्यूटेशन जो आपके होते हैं यहाँ पे म्यूटेशन जो आपके यहाँ पे होते हैं दैट इज गोइंग टू बी इट्स अ सडन इवेंट. इट्स अ सडन इवेंट. राइट. ये आपका एक रैंडम इवेंट भी है. इसे मैं कह सकता हूँ इट्स अ सडन रैंडम इवेंट. और ये आपका होता है डायरेक्शनलेस. एंड दिस इवेंट इज गोइंग टू बी योर डायरेक्शनलेस. डायरेक्शनलेस. तो इनका ये कहना था कि म्यूटेशन जो आपका होता है वो एक तो एकदम से हो जाता है, सडनली हो जाता है ये कहीं पे भी. राइट. एक तो ये रैंडम होता है, सडनली हो जाता है. और ये डायरेक्शनलेस होता है. और ये जो आपके जो रीजंस है ना यही रीजंस इनका कहना था कि इसके जैसे ही आपका इवोल्यूशन होता है. कि म्यूटेशन इज द रीजन फॉर द इवोल्यूशन. तो जो डार्विन कह रहा था उससे इनकी बात बिल्कुल अलग थी. डार्विन का क्या कहना था. डार्विन कह रहा था कि वेरिएशन इज अ कॉज ऑफ इवोल्यूशन. अगर आपको याद हो तो डार्विन का मानना यह था कि वेरिएशन जो आपका होता है वही एक्यूमुलेट करता है और उसकी वजह से आपका इवोल्यूशन होता है. इनका यह मानना था कि ये जो इवोल्यूशन आपका हो रहा है इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. राइट. एंड म्यूटेशन इज अ सडन इवेंट, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस आपका ये होता है म्यूटेशन. सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज क्वाइट डिफरेंट. ये जो यहाँ पे कह रहे थे वो बहुत अलग था जो आपका चार्ल्स डार्विन आप यहाँ पे मेंशन कर रहे थे. इनका मानना तो बिल्कुल अलग था जो आपके चार्ल्स डार्विन आपके वहाँ पे कह रहे हैं. वाज सेइंग कि वेरिएशन से हो रहा है. यहाँ पे दैट अ म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर द इवोल्यूशन. तो आप ये बात को समझे कि इनका यहाँ पे कहना क्या था. इट्स अ सडन इवेंट जो आपके यहाँ पे हो रहा है रैंडमली और जो बिल्कुल डायरेक्शनलेस है. बिकॉज ऑफ दैट इवोल्यूशन इज हैपनिंग. इसके वजह से ही आपका म्यूटेशन हो रहा है. और म्यूटेशन इज अ कॉज फॉर अ इवोल्यूशन एंड अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज. राइट. अब आप मुझे बताओ क्या इनकी बात कहीं से भी सच या गलत है. लग रहा है तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो तो देवरीज को. व्हाट डू यू थिंक. से गलत है. अब कोई कह रहा है कि गलत है. ठीक है. सो देखो आई होप पहले मेरी बात को यहाँ पे समझो. आई होप इट्स फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर. इन्होंने बोला कि म्यूटेशन जो आपका होता है ना राइट उसके जैसे ही आपको नई स्पीशीज मिलती है उसके जैसे इवोल्यूशन होता है. राइट. अब म्यूटेशन कैसा होता है. म्यूटेशन सडन इवेंट होता है. ये म्यूटेशन सडन इवेंट. इट्स अ रैंडम इवेंट. कभी भी हो सकता है. राइट. कैसे भी हो सकता है. और ये डायरेक्शन लेस होता है. इट इज वेरी डायरेक्शनलेस. मतलब आपको एक प्लांट मिल गया जिसका अलग ही कुछ आपको कलर मिल गया. आपको एक एनिमल मिल गया जो ब्लैक कलर की जगह व्हाइट कलर का निकला है एकदम से. इट्स अ डायरेक्शनलेस. राइट. दीज आर द इवेंट्स व्हिच लीड्स टू द म्यूटेशन. दैट्स व्हाट ही सेड. राइट. कैन म्यूटेशन क्या करो बेटा आप. कैन म्यूटेशन कॉज वेरिएशन. म्यूटेशन आपका वेरिएशन कॉज करता है लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर इवोल्यूशन. राइट. म्यूटेशन आपका वेरिएशन कॉज करता है और करता भी है. बट इनका ये मानना था कि यही एक रीजन है जिससे आपका इवोल्यूशन होगा. और यही एक रीजन है जिससे आपकी नई स्पीशीज आपकी बनती है. इनका ये मानना था. सो इनको दे वर सेइंग दैट सिंगल स्टेप large mutation is called as my saltation. सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. एक सिंगल स्टेप में एक लार्ज म्यूटेशन आपका यहाँ पे हो गया और आपको नया एक प्लांट ही मिल गया. बिल्कुल आपको नया प्लांट मिल गया. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सॉल्टेशन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सॉल्टेशन. याद रखना ये जो भी यहाँ पे कह रहे हैं ना आपके वॉट एवर ही इज सेइंग राइट नाउ
हुगो दे वेरीज, ये बिल्कुल डिफरेंट है देन व्हाट चार्ल्स डार्विन वाज सेइंग। चार्ल्स डार्विन क्लियर कट करा था, अगर आपको याद हो तो डार्विन के हिसाब से एज पर द डार्विन का कहना था कि आपका इवोल्यूशन जो आपका होता है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल एंड डायरेक्शनल। तो डार्विन के हिसाब से आपका जो इवोल्यूशन आपका होता है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल एंड डायरेक्शनल। ठीक है, डायरेक्शनल मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन में आपका जाते हुए आपको मिलता है और आपको ग्रेजुअली होता है, एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेट्स नॉट फॉरगेट इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये रैंडमली एकदम से आपका नहीं होता एज पर द डार्विन। दिस वाज हिज आइडिया अबाउट द एवोल्यूशन। याद रखना इनका जो आइडिया था एवोल्यूशन को लेके वो ज्यादा एक्सेप्टेबल था देन व्हाट ही वाज सेइंग ओवर हियर, राइट। अब मेरा सवाल आपसे ये आता है, आपने म्यूटेशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, आप मुझे ये बताओ, पहले तो ये देखो कि आपके यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। You have that mutation is a sudden, random, discontinuous and heritable change independent of the environment in the genetic makeup of the individual। यहाँ पे mutation की definition यहाँ पे देके रखे हुए, it's a sudden, random, discontinuous, inheritable change, right? The term mutation was coined by Hugo de Veris. Hugo de Veris observed the phenomena in the evening primrose Oniothera lamarckinea। ये इस प्लांट के अंदर इसका साइंटिफिक नाम है, इसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया था, and that's when he said that mutation is the reason for speciation। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्यों कहते हो कि म्यूटेशन स्पीसिएशन कॉज नहीं कर सकता, या आप क्यों कहते हो कि म्यूटेशन इज नॉट अ ड्राइविंग फोर्स फॉर माय एवोल्यूशन। इसका आंसर आप मुझे बताइए हैंड रेज करके, आपके हिसाब से क्या रीजन है कि मैं इनकी थ्योरी को मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकता हूं। बताइए व्हाट आर द रीजंस एज पर यू सो दैट आई कैन डिस्कार्ड व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ। हैंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए आपको। सोचो सोचो क्या होगा इसका, म्यूटेशन थ्योरी को आप यहाँ पे कैसे डिस्कार्ड करते हो, जो ये कह रहा है वो क्यों गलत है। कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो हो सकता है, एनीथिंग कैन यू कैन थिंक ऑफ। म्यूटेशन के बारे में आपने कुछ चीजें पढ़ी है पिछले लेक्चर्स में, बताइए शिखा बोलिए। सर इसमें कह रहा है कि म्यूटेशन एक सडन इवेंट होता है, रैंडम इवेंट होता है, पर रियलिटी में शायद वो एक स्लो प्रोसेस है, मतलब रैंडम नहीं है। म्यूटेशन इज एक्चुअली रैंडम, याद रखना, ये दिमाग बिठा लो, म्यूटेशन रैंडम डायरेक्शनलेस होता है आपका, यहाँ पे सडनली होता है ये आपका, राइट। सम किसी को कोई एक्सरे का एक्सपोजर अगर आपने कर दिया तो सम सेल्स विल गेट डीएनए उनका म्यूटेंट बन सकता है, डीएनए के अंदर आपके चेंज आ गया, आपका वो म्यूटेशन आपका हो गया। इट इज अ रैंडम इवेंट, इट इज अ इवेंट जो आपका डायरेक्शनलेस होता है। आपको बताना कि इनकी थ्योरी यहाँ पे सही क्यों नहीं है, लाइक व्हाई म्यूटेशन थ्योरी इज नॉट अ रीजन फॉर इवोल्यूशन। मेरा ये मानना, मेरा ये कहना है आपसे। हाँ जी मुस्कान बताइए। हाँ जी तो मुस्कान बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। Mutation is the process in which change in genetic material आवाज कट गई बेटा, आपकी आवाज कट गई, ये चैप्टर में भी है। अच्छा आयुष बताइए, बोलिए। आयुष आपने हैंड रेज किया था ना, बताइए। ओके सो पूजा यहाँ पे कह रही है दैट म्यूटेशन इज गोइंग टू बी हार्मफुल मोस्ट, बिल्कुल सही। सो म्यूटेशन इज गोइंग टू बी हार्मफुल मोस्ट ऑफ द टाइम। सो याद रखना म्यूटेशन आपका रहता है हार्मफुल और मोस्ट टाइम्स, राइट। सो म्यूटेशन याद रखना, इट इज, ये हम क्या किस बारे में लेते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूटेशन। सो याद रखना म्यूटेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी हार्मफुल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी दैट 10 में से 9 बार आपका जो म्यूटेशन आपका हो रहा होगा वो आपका हार्मफुल होगा। 9 out of 10 times you will find mutation going to be harmful. So mutation आपका generally harmful होता है, that's why it is not something which is accepted, right? इसको हम नहीं कह सकते as a source of my evolution, right? Second चीज आप यहाँ पे याद रखना कि mutation आपका rare होता है। म्यूटेशन जो आपका होता है यहाँ पे, म्यूटेशन आपको बहुत रेयरली आपको मिलता है पॉपुलेशन में। सो म्यूटेशन इज गोइंग टू बी रेयर, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा मिल रहा है देखने के लिए। सो म्यूटेशन आपका हमेशा यहाँ पे रेयर रहेगा, तो ये सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है। थर्ड चीज आपको मालूम है, म्यूटेशन जनरली आपका होता है रिसेसिव। म्यूटेशन जो आपका होगा यहाँ पे, म्यूटेशन इज रिसेसिव मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली आपका ये हमेशा रिसेसिव होगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, अगर आपको याद हो हमने कई सारे डिसऑर्डर पढ़े थे, जैसे कि आपका होगा फिनाइलकेटोयूरिया आपका हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। अगर आप नोटिस करोगे
तो मेजॉरिटी ऑफ देम वर रिसेसिव ट्रेट्स, या फिर वो ऑटोसोमल रिसेसिव था या फिर आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव था, राइट। सो म्यूटेशन आपके मोस्टली होते हैं रिसेसिव, और अगर कोई रिसेसिव ट्रेट है तो वो कभी भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता अडेप्ट करने के लिए एक पॉपुलेशन के अंदर। याद रखना, एक एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए आपका जो वेरिएंट होगा ना, इट हैज टू बी डोमिनेंट, इट हैज टू बी डोमिनेंट, तभी वो वहां पे आपका अडेप्ट कर सकता है उस एरिया के अंदर, उस एनवायरमेंट के अंदर। सो म्यूटेशन कभी भी आपका यहाँ पे कॉज या रीजन नहीं बन सकता इवोल्यूशन का, बिकॉज इसमें जो आपको ट्रेट्स मिलते हैं, द म्यूटेशंस आर गोइंग टू बी रिसेसिव ऑल द टाइम, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके रिसेसिव होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी यूजफुल। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप पहले याद रखना। हार्मफुल होता है म्यूटेशन, रेयर होता है, म्यूटेशन आपका होता है रिसेसिव मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि आपका जो प्लांट था ना, इवनिंग प्राइमरोज वाला, जो आपका जो इवनिंग प्राइमरोज का जो प्लांट था, इसके अंदर आपको मिले थे क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, या मैं कहूंगा यू हैव द लार्जर मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वर सीन, more number of chromosomes in mutant plant। आपके जो म्यूटेंट प्लांट थे उनके अंदर आपको काफी ज्यादा नंबर मिला था क्रोमोसोम्स का। याद रखना, ये जो प्लांट उसे जो मिले थे ना, जिसको कह रहा था नई स्पीशीज है, वो एक्चुअली नई स्पीशीज आपकी थी नहीं, वहां पे क्रोमोसोमल डिफेक्ट आया था। बेसिकली वहां पे क्या हुआ था कि उन प्लांट्स के अंदर यू आर हैविंग अ मच मोर हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यू आर एबल टू सी ओवर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही थॉट कि ये प्लांट मेरा यहाँ पे एक नया प्लांट या एक नई स्पीशीज मेरी यहाँ पे। तो बेसिकली उसने जब अपना सेल्फ क्रॉसिंग वहां पे कराया ना, तो सेल्फ क्रॉसिंग कराने के बाद उसको जो प्लांट्स मिले थे ना, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े थे, कुछ प्लांट्स छोटे थे। अब जो प्लांट्स थोड़े बड़े थे ना, दे वर बिकॉज हैविंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। आई होप यू रिमेंबर दिस, वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक दिस, कि प्लांट्स के अंदर आपको पॉलीप्लॉइडी देखने के लिए मिलता है। आई होप ये आपको याद आ रहा है, राइट। पॉलीप्लॉइडी इज समथिंग यू फाइंड इन द प्लांट्स, वो आपको प्लांट में मिल सकती है। तो ऐसा ही कुछ आपका यहाँ पे भी हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग कि प्लांट्स वर हैविंग ह्यूज साइज, या उसको आपको डिफरेंट प्लांट्स आपको मिल जाते हैं। सो ये एक जेनेटिक, आई वुड से, कि क्रोमोसोमल एब्रिविएशन था, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मैं कह सकता हूँ एक तरीके से। बिकॉज ऑफ दैट दे वर गेटिंग सच काइंड ऑफ प्लांट्स। तो वो एक्चुअली में इवोल्यूशन था नहीं। एज पर हिम जो इवोल्यूशन कह रहा था कि हो गया, स्पीशीज मेरी में नहीं बन गई, वो ऐसा कुछ था नहीं, दैट इज अनट्रू। वो बात आपके यहाँ पे सही नहीं थी, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर, कि इवोल्यूशन म्यूटेशन थ्योरी को हमने डिस्कार्ड इसलिए किया गया बिकॉज इट इज हार्मफुल इन मोस्ट ऑफ द टाइम। इवोल्यूशन आपका हमेशा हार्मफुल रहेगा, लाइक 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये हार्मफुल रहेगा। ये आपका रेयर होता है। म्यूटेशन आपका होता है रिसेसिव, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड जो आपको प्लांट में जो रिजल्ट मिला था, दैट वाज नॉट एक्चुअली एग्जांपल ऑफ स्पीसिएशन, बल्कि वो एक क्रोमोसोमल एब्रिविएशन था, या क्रोमोसोमल नंबर वहां पे आपको काफी ज्यादा था प्लांट्स में। बिकॉज ऑफ दैट आपको फिनोटाइप आपको वहां ऐसा मिल रहा था। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इनकी थ्योरी को हमने यहाँ पे डिस्कार्ड क्यों किया, क्यों इनकी थ्योरी को हम आगे लेके नहीं गए, ये आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, बिकॉज आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और याद रखना, ये स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके लिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, दैट वी हैव डिस्कस दिस ना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम यहाँ पे बोलते हैं सॉल्टेशन। ये टर्म आपके सामने आएगा, जब भी सॉल्टेशन टर्म आपके सामने आएगा, याद रखना म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? हुगो दे वेरिस ने दी थी। और उनका ये कहना था कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन की वजह से आपका नया स्पीशीज भी आपका पे बनता है, विच इज नॉट ट्रू। ये बिल्कुल आपके यहाँ पे सही नहीं है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने जो क्रॉस किया था उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं यहाँ पे। तो इसे आपको याद नहीं रखना, बट आप यहाँ पे बस देख सकते हो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग किया, उन्हें कुछ नॉर्मल प्लांट्स मिले, कुछ मिले उन्हें यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स, जिनको हम कहते हैं म्यूटेंट प्लांट्स। उन्हें कुछ यहाँ पे म्यूटेंट प्लांट्स मिले, तो उन्हें बोला अरे ये मेरे को मिल गई मेरी नई स्पीशीज, ही थॉट दैट्स अ न्यू स्पीशीज। ठीक है, फिर उसका उन्होंने यहाँ पे वापस से क्रॉस कराया, तो उन्हें क्या मिला? और कुछ नए प्लांट्स और मिल गए उन्हें यहाँ पे। ही सेड अरे वन मोर न्यू स्पीशीज। तो दैट इज समथिंग ही वाज थिंकिंग ऑफ, कि जो भी उसे वहां पे नए प्लांट्स आपको वहां पे मिल रहे थे, he thought they were all my new species जो मुझे वहां पे मिली थी, and that is how evolution होता है। उनका ये मानना था कि ऐसे ही होता होगा evolution, जो बात बिल्कुल यहाँ पे आपकी गलत है। ठीक है, so that is the story of your Oniothera lamarckiana। ये साइंटिफिक नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये प्लांट को किसने डिस्कवर किया होगा? किसने किया था? Lemma. लेमार्क। राइट,
अगर आप भी कोई आगे जाके कोई स्पीशीज डिस्कवर करोगे ना, तो आपका भी नाम आएगा फिर साइंटिफिक नेम के अंदर। आप में से कोई है क्या जो कुछ और करना चाहता है? समवन हु वांट्स टू बिकम समथिंग एल्स, इकोलॉजिस्ट या वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, कोई है क्या? नो वन, सारे डॉक्टर्स। ऑलराइट, ओके, ठीक है, तो चलो आप नहीं करोगे डिस्कवर्ड। सो दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। क्या है मेरे यहाँ पे साइलेंट फीचर्स मेरे यहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी के? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। म्यूटेशंस आर हेरिटेबल एंड एस्टैब्लिश अ न्यू फॉर्म ऑफ स्पीशीज। म्यूटेशन आपके इनहेरिट किए जा सकते हैं और ये आपकी नई स्पीशीज आपको बना के देते हैं। दैट्स व्हाट दे सेड। Mutation are large and sudden and are totally different from fluctuating variation of Darwin, which are small and directional. याद रखना, डार्विन का जो वेरिएशन था वो आपका स्मॉल था, डायरेक्शनल था। म्यूटेशन आर लार्ज एंड सडन। ओके, म्यूटेशंस कैन अकर इन एनी डायरेक्शन, दैट मीन्स ये होते हैं आपके डायरेक्शनलेस, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डायरेक्शनलेस। Evolution of Darwin, evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed mutation caused the speciation and hence it is called as a सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये है आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ द म्यूटेशन थ्योरी के। और याद रखना, इसको हमने क्यों डिस्कार्ड किया था वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट बाय एनी मींस। हाँ जी पूजा बताइए। सर इसमें म्यूटेशन भी है, डायरेक्शन और डायरेक्शन लेस, ये मतलब ये टर्म समझ नहीं आया, बताना एक बार। देखो 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 देखो, अगर हम बात करते हैं, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माय वेरिएशन, अगर मैं वेरिएशन की यहाँ पे बात करता हूँ, तो वेरिएशन बेटा क्या होता है ना, वेरिएशन इज समथिंग जो आपका हमेशा एक्यूमुलेट होगा। फॉर एग्जांपल, जो वेरिएशन एडवांटेजेस होता है, समझो आपके 2-3 आपके जीन्स है जिनका कुछ फायदा है एक एनवायरमेंट के अंदर, वो आपको मिलेंगे इकट्ठा होते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो एक स्नेक है ग्रीन कलर का, राइट, और वो ऐसे एनवायरमेंट में रहे जहाँ पे पूरी घास है, बिल्कुल वहां पे घास है और वहां पे कोई ग्रीन कलर का स्नेक मिल जाए। या मैं कहूंगा आपके पास 2 टाइप के स्नेक है, एक ग्रीन कलर का स्नेक है, क्या आपके पास ब्लैक कलर का स्नेक या रेड कलर का स्नेक। तो अगर एक आपका फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में अगर पूरा प्लांटेशन ग्रीन है, जो जनरली ग्रीन ही होगा, तो आप बताओ कि कौन सा स्नेक आपका ज्यादा यहाँ पे ग्रो करेगा, ज्यादा नंबर आपको बनेगा उसका? दैट इज द ग्रीन वन। ग्रीन वन का नंबर आपको यहाँ पे इंक्रीज करेगा, उसका नंबर वहां पे बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक सर्टेन टाइप के वेरिएशन को आप एक्यूमुलेट होते हुए आप वहां पे देख पा रहे हो। जो वो जीन्स होंगे जो उसे उस हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, वो वहां पे एक्यूमुलेट होंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे कि आपका वेरिएशन हमेशा आपका एक्यूमुलेट होता है। इट विल एक्यूमुलेट स्लोली, इट विल एक्यूमुलेट स्लोली, ये आपका एक्यूमुलेट होगा वहां पे आपका, और दिस विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर। और इस तरीके से आपका वहां पे एनिमल अपना अडेप्ट कर पाएगा और इस तरीके से वहां पे वो इवॉल्व कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको सेम एग्जांपल अगर आपको वहां पे दूं कि आपके पास एक ग्रीन स्नेक था, एक आपके पास रेड स्नेक था, और सडनली आपके पास एक प्रोजिनी बना जो ब्लू कलर का स्नेक है, सडनली आपको एक प्रोजिनी बना जो ब्लू कलर का स्नेक है, सो दैट इज द सडन इवेंट। वो आपका सडन इवेंट वहां पे आपका हुआ। तो अगर एक सडन इवेंट अगर आपका वहां पे होता है, सो म्यूटेशन वो आपका वहां पे हो गया। सो म्यूटेशन को इसलिए हम वहां पे कहते हैं, दैट्स व्हाई वी से कि म्यूटेशन इज अ एग्जांपल ऑफ अ सडन इवेंट। ये आपका सडनली हो सकता है, इट्स अ सडन इवेंट, और ये जो सडन इवेंट आपका यहाँ पे हुआ, इट वाज कंप्लीटली डायरेक्शनलेस। ये तो एकदम से हो गया ना, इसका कोई ये किसी तरीके से फायदेमंद है नहीं, ये कहीं सही डायरेक्शन में भी नहीं है, गलत डायरेक्शन में भी आपका नहीं है। इट इज एक्चुअली डायरेक्शनलेस, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी डायरेक्शनलेस, क्योंकि आपका सडनली हो गया, इसका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, या मैं कहूंगा इसका कोई पर्टिकुलर ये एक किसी कोर्स की तरफ नहीं जा रहा है। आई वुड से इट इज नॉट हेल्पिंग द पॉपुलेशन ओवर देयर, तो इसलिए हम इसको लेंगे एज अ डायरेक्शनलेस। जबकि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, अगर मेरे वो वेरिएंट्स इकट्ठा हो रहे जो मेरे स्नेक को ग्रीन ही रखेंगे पॉपुलेशन के अंदर, सो आई कैन क्लियरली से दैट इज डायरेक्शनल, इट इज वेरी मच डायरेक्शनल। बल्कि ये इतना डायरेक्शनल होता है बेटा कि आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है ना पूजा, कि अगर मैं आपके सामने अगर ये 2 स्नेक अगर आपके सामने रखता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लगता है पूजा, आज से 20 साल बाद उस हैबिटेट में कौन सा स्नेक का पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेगा, सो आप बोल सकते हो कि सर द ग्रीन वन इज गोइंग टू बी मोर इन नंबर इन द नेक्स्ट 20 years, राइट। सो यू कैन एक्चुअली predict the variation happening because they are directional and they are very much predictable. म्यूटेशन के साथ मैं ये नहीं कह सकता, ये कभी भी कहीं पे भी हो सकता है एकदम से, एंड दे आर कंप्लीटली डायरेक्शनलेस। पूजा क्या मेरी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। राइट, एंड आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो याद रखना, इट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी प्रेडिक्टेबल। सो ये आपका इवन प्रिडिक्टेबल होता है।
ठीक है, you can actually tell that how the population is going to grow forward. That is something you have to know, right? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दो हैंड रेज करके. सो यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 92. खुद से रीड करो, मैं रीड नहीं करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन को, और देन रेज टू आंसर दिस. हमें और भी चीजें आगे करनी है, थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सो दैट वी कैन गो अहेड. सो कितने लोगों ने हैंड रेज किया? अभी तो मुझे सिर्फ दिख रहे हैं कुछ लोग. बताइए डिम्पल, क्या होगा इसका आंसर? बेटा जब मैं आंसर बताऊंगा आप अनम्यूट करके आंसर देना. आप तो चैट में लिखो, ठीक है? कोई बात नहीं. आई थिंक आप चैट में शायद आंसर कर रहे हो. पीयूष, क्या होगा इसका आंसर बेटा? सर ऑप्शन सी. पीयूष को ऑप्शन सी यहाँ पे लग रहा है. दीप्ति, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी. राइट. सो ओनियोथेरा लेमार्कियाना इज द नेम ऑफ द स्पीशीज जिसके ऊपर उनकी ये पूरी थ्योरी बेस्ड है, उनके ऊपर ही इन्होंने काम किया था, एंड दैट इज समथिंग ही वाज बेस्ड ऑन. राइट. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकंड्स एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर. इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चन लोग आपके सामने यहाँ पे रखते हैं. ऑलराइट, आयुष, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. ओके. कोमल शर्मा, आपको क्या लग रहा है? कोमल शर्मा तक हमारी आवाज नहीं जा रही. तमन्ना, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. राइट. सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी म्यूटेशन. आपका हमेशा रहेगा रैंडम एंड डायरेक्शनलेस. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. हमेशा डायरेक्शनलेस और म्यूटेशन आपका रहता है. और जबकि ऑन द अदर हैंड योर लाइक इवोल्यूशन बाय वेरिएशन इज गोइंग टू बी लाइक डायरेक्शनल, राइट? एंड इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ओके. ऑलराइट, टेक योर टाइम, टेक योर अगेन 20 सेकंड्स. यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस, काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. आई वोंट से अच्छे क्वेश्चन, बट सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं. सो यू शुड बी एबल टू हैंडल देम. बताओ अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? सर बी. कशिश शर्मा, आपको क्या लग रहा है? सर बी. इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कशिश? ये सॉल्यूशन के लिए एक शॉर्ट टर्म सेंटेंस हमने क्या बनाया था? सर सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. राइट. सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन वाज द, या राइट. सो यस, ऑप्शन बी becomes the correct answer. ओके, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो. टेक योर टाइम. ये भी कहानी आप देख चुके हो यहाँ पे. एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर. सो रीड द क्वेश्चन thoroughly एंड देन रेज योर हैंड. बता दो प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर? डी. मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. एंड किशोर? सर ऑप्शन डी. राइट. सो किशोर, जरा बताना ये क्या क्या था एक्सपेरिमेंट के, फटाफट बता दो. व्हाट एक्चुअली दे डिड इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट? क्या किया था उन्होंने? सर इन्होंने रैबिट लिए थे. रैट लिए थे. हाँ. सर उनकी टेल काट दी थी इन्होंने. सर इन्होंने उस पे मतलब देखा कि मतलब कि जो इनहेरिटेंस ऑफ. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो. सो आपने यहाँ पे टेल दी थी रैट्स पे, उनको आपने यहाँ पे कट किया था, और जब वो उन्होंने ये यहाँ पे स्टडी किया था कि जो ऑफरिंग यहाँ पे हो रहे हैं उनके अंदर आपको वहाँ पे वो टेल नहीं दिख रही. यू आर फाइंडिंग दैट उनके पास अभी भी वहाँ पे टेल है. इवन तो मैंने ये 19 जनरेशन तक मैंने इनकी टेल काटी. इवन आफ्टर दैट आई एम फाइंडिंग कि जो आपको नया जो आपका जनरेशन आपका बन रहा है उसके पास आपको टेल दिखने के लिए आपको वहाँ पे मिल रही है. सो दैट एक्चुअली प्रूव कि आपका यहाँ पे देयर इज नथिंग लाइक योर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. तो यस. ओके, क्वेश्चन 87. प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बता दो प्रियांशी. प्रियांशी बहुत टाइम लगा दिया बेटा आपने. दीप्ति, क्या होगा इसका आंसर? दीप्ति, आपने भी टाइम लगा दिया यहाँ पे. हिम्मत सिंह, बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर बी. लेमार्क होगा बेटा. लेमार्क होगा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय लेमार्क. इसको लेके आप कंफ्यूज नहीं हो सकते. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. अब एक नया टॉपिक हम सीखते हैं यहाँ पे. द न्यू टॉपिक इज माय हार्डी वेंगुर्ड प्रिंसिपल. अब ये इस पे थोड़ा ध्यान देना बिकॉज ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है. यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो ये आपका जो प्रिंसिपल ये आपको क्या दिया किसने था? देयर वर टू साइंटिस्ट, हार्डी एंड वेनबर्ग. इन्होंने आपके सामने ये प्रिंसिपल रखा था
सो यहाँ पे हम थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस। याद रखना बायोलॉजी में मैथमेटिक्स काफी ज्यादा यूज होता है, एंड ऐसा मत सोचना कि मैथमेटिक्स से भी आता नहीं, बट अगर आप आगे जाके जब अपना ग्रेजुएशन करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि मैथमेटिक्स आपका हर एक कंपोनेंट पे आप यूज कर रहे होते हो। एंड एक्चुअली टू फाइंड समथिंग न्यू यू हैव टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, इन बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं ये लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंड लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। अब ये स्टोरी थोड़ा सुनना ध्यान से, स्टोरी समझ नहीं आएगी तो प्लीज पूछ लेना, बिकॉज इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट population is said to be in the genetic equilibrium if it is not undergoing any kind of evolutionary change. ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है that your population remains in the genetic equilibrium if it is not undergoing any kind of evolutionary change. अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं। So दो टर्म मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एलील फ्रीक्वेंसी, is one term I'll write in this. Sir, class बार बार में कट हो रही है। Okay, I think नेटवर्क इशू बेटा होगा। एक होती है आपकी एलील फ्रीक्वेंसी जो आपकी हमेशा रहती है कांस्टेंट एक पॉपुलेशन के अंदर, which will always going to remain constant in the population, which will remain constant in the population के अंदर। सेकेंड टर्म आपका यहाँ पे आएगा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ये भी आपकी हमेशा रहती है कांस्टेंट इन द पॉपुलेशन, दिस आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट इन द पॉपुलेशन। अब इसका मतलब क्या है कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और कांस्टेंट रहना मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। आप सोचो कि कोई आपका एक ट्रेट है, कोई आपका एक जीन है जिसका कोई मतलब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और उसके दो एलील है। अज्यूम दैट कि एक जीन है और उसके दो एलील है एक पॉपुलेशन के अंदर है। पहले ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आई होप आप समझते हो व्हाट इज योर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ सेम स्पीशीज। ये बात याद रखना सब लोग प्लीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ सेम स्पीशीज, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। मतलब अगर आपके सामने 100 आप सामने खड़े हुए, दैट्स अ पॉपुलेशन। अगर आपके सामने 50 होमोसेपियन खड़े हुए, दैट्स अ पॉपुलेशन, राइट। सो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ सेम स्पीशीज, ठीक है। अब देखो आप सोचो कि एक जीन है, उसके दो एलील है। एक है आपका एलील कैपिटल है, राइट, इज अ डोमिनेंट एलील, साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट्स अ डोमिनेंट एलील। और दूसरा आपके पास यहाँ पे आपका स्मॉल है, विच इज अ रिसेसिव एलील। अब हार्डी वेंगबर्ग का यहाँ पे ये कहना था कि अगर आपका जो एलील फ्रीक्वेंसी होता है एक पॉपुलेशन के अंदर, वो हमेशा आपका रहेगा कांस्टेंट, वो हमेशा आपका वहां पे कांस्टेंट रहता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द कांस्टेंट। मतलब इनका ये कहना था कि अगर आपका डोमिनेंट एलील जो आपका ए है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है लेट्स अज्यूम 0.7, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे 0.7, तो आपका जो स्मॉल है यहाँ पे होगा उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी आपके यहाँ पे 0.3, और इन दोनों का जब आप टोटल करते हो तो हमेशा आपका आंसर आपका आना चाहिए 1। इन दोनों का जब आप टोटल करते हो तो आपका हमेशा यहाँ पे आंसर आएगा 1। सो द एलील फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एज पर द हार्डी एंड वेंगबर्ग। इनका ये कहना था कि हमेशा जो आपकी वैल्यू रहती है ना एलील फ्रीक्वेंसी की, वो हमेशा आपकी वहां पे रहती है कांस्टेंट। सो अगर आपको एक की अगर आपको वैल्यू मालूम हो ना कि आपका एक की वैल्यू आपके यहाँ पे कितनी रहेगी, सो इफ यू से दैट मेरा स्मॉल ए का वैल्यू मेरा यहाँ पे 0.3 है, देन आप बता सकते हो कि मेरा डोमिनेंट एलील का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, इट्स गोइंग टू बी 1 एंड द वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन 1। और इसलिए उन्होंने बोला कि दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दे सेड इट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट ओवर देयर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके अगर आपको यहाँ पे पूछूं आपसे, अगर मैं आपको बोलूं कि एक आपका जीन है और उसका एक एलील है एंड उसका जो रिसेसिव एलील है आपका स्मॉल बी, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है वहां पे एज अ 0.3 इन द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी है 0.3% या 0.3 आपको यहाँ पे वैल्यू उसकी यहाँ पे मिल रही है। तो आप बताओ इसका जो डोमिनेंट एलील होगा वो कितना होगा पॉपुलेशन के अंदर? 0.7। एज पर द हार्डी वेंगबर्ग कि आपको हमेशा आपका वैल्यू जो टोटल आपका जो वैल्यू रहेगा वो आपका हमेशा 1 निकलेगा।
सो द वैल्यू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर द एलील फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन, ये उनका वहां पे कहना था, राइट। अब उन्होंने यहाँ पे दो चीजें आपके सामने रखी थी, दो फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे रखे थे। एक फॉर्मूला आपके पास था यहाँ पे P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से जो आपका P है ना यहाँ पे, दैट इज माय डोमिनेंट एलील, दिस इज माय डोमिनेंट एलील, राइट। और Q जो मेरा यहाँ पे, दिस वाज माय रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील। आपके दिमाग में कई सारे सवाल अभी आ रहे होंगे कि सर ये क्यों हो रहा है, ऐसा ये लोग क्यों करे, इसका क्या फायदा। विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्लोली, राइट। अभी बस आपको जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। सो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P स्टैंड फॉर माय डोमिनेंट एलील, Q स्टैंड फॉर माय रिसेसिव एलील। तो उस हिसाब से देखा जाए, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हो दैट माय B प्लस स्मॉल b इज इक्वल टू 1। सो आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट हैपनिंग हो रहा है, मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। आई हैव माय 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा आपके पॉपुलेशन के अंदर, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट कांस्टेंट इन द पॉपुलेशन, ठीक है। एक ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो गया। एक और फॉर्मूला आपका यहाँ पे होता है जो आपको बताएगा जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। ये तो हमने पता है, हमें क्या, ये फॉर्मूला में क्या बता रहा है, दिस फॉर्मूला इज टेलिंग अबाउट द एलील फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला मुझे बताएगा यहाँ पे मेरी एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, एलील फ्रीक्वेंसी जो कि कांस्टेंट होती है, वो फॉर्मूला वो आपको यहाँ पे बता रहा है, राइट। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द एलील फ्रीक्वेंसी। अब जीनोटाइप वाली फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे? सो जीनोटाइप वाली फ्रीक्वेंसी के लिए आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो आपका फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जब आपको जानना होगा जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। जब आपको जानना होगा कि एक पॉपुलेशन के अंदर एक जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप ये फॉर्मूला अपना यहाँ पे यूज करोगे। तो प्लीज ये बात दिमाग में बिठा लो कि ये फॉर्मूला को हम यूज करते हैं टू नो द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। दिस फॉर्मूला विल गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अब सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यार ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है क्या? सर बार बार ये जो चीज आपके सामने रिपीट कर रहे हैं, ये एक्चुअली में है क्या यहाँ पे? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। पी स्क्वायर जो आपका यहाँ पे होता है ना, पी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर माय होमोजाइगस डोमिनेंट। पी तो आपने जान लिया, इट्स अ डोमिनेंट एलील, राइट। सो पी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर योर, ये आपको बताएगा आपका, इट टेल्स यू अबाउट द होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के बारे में। मतलब बेसिकली ये आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास कैपिटल बी आपके पास कितने होंगे एक पॉपुलेशन के अंदर। इस फॉर्मूला के थ्रू मैं पता लगा सकता हूं कि मेरे पास कैपिटल बी यहाँ पे कितने होंगे, राइट। अगर ये मेरा होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए है, तो आप मुझे बता सकते हो ये क्यू किसके लिए होगा? Homozygous recessive. बिल्कुल सही, ये मेरा यहाँ पे रहेगा फॉर माय होमोजाइगस रिसेसिव के लिए। अगर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पॉपुलेशन के अंदर कितने हैं होमोजाइगस रिसेसिव, तो मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल के मैं पता लगा सकता हूं। सो अगर बार मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे पता लग जाएगा दैट होमोजाइगस रिसेसिव आपके यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव द लास्ट वन 2pq। 2pq स्टैंड्स फॉर योर, आप समझ सकते हो ये किसके लिए स्टैंड करता होगा? होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, क्या रह गया आपका यहाँ पे? हेटेरोजाइगस। अगर मुझे पता है, हाँ जी, अगर मुझे पता लगाना है कि हेटेरोजाइगस कितने हैं मेरे पॉपुलेशन के अंदर, देन मैं यूज कर सकता हूँ ये जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी, इसकी वैल्यू में निकाल के पता लगा सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे कितने हेटेरोजाइगस यहाँ पे आपके हो जाएंगे। सो दैट इज समथिंग आई कैन डू ओवर हियर। तो याद रखना, ये जो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे है ना, दिस टेल्स मी अबाउट द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। दिस टेल्स मी अबाउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बारे में ये मुझे बताता है। और इसका वैल्यू भी जब आप निकालोगे तो आपका आंसर एंड में आएगा 1, भूलना मत, 1 यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। सो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर जब आप करते हो तो आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा यहाँ पे 1। तो अब आप देखो, यहाँ पे भी आपका वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे भी आपका वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको मेंशन किया था दैट एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। दैट जब मैं कह रहा हूँ कि एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है, सो दैट मींस कि उसका हमेशा वैल्यू आपका 1 निकलता है, ठीक है। पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? बताओ डिम्पल, क्या Yes, सवाल? sir. Yes. डिम्पल बताइए क्या सवाल है, बोलिए।
सर होल टर्म पी स्क्वायर स्टैंड फॉर, हाँ पूरा टर्म बेटा, पूरा पी स्क्वायर, इसलिए हमने वहां पे इसको पी स्क्वायर लिखा हुआ है. द कंप्लीट पी स्क्वायर इज गोइंग टू स्टैंड फॉर योर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन. Q square is going to stand for my homozygous recessive and 2pq will stand for my heterozygous. So हाँ पूरा p square. ठीक है. अब इतना तुमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन पता है आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ो. स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही है? द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पॉपुलेशन इज सेड टू बी इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम if it is not undergoing any kind of evolutionary change. तो हार्डी विंगर का ये कहना था कि ये जो आपका वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है ना, p square plus 2pq plus q square is equal to 1, ये आपको तब मिलेगी जब आपको पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन नहीं हो रहा होगा. जब आपके पॉपुलेशन के अंदर आपका इवोल्यूशन नहीं हो रहा होता, तब आपको यहाँ पे आपकी वैल्यू मिलती है, आपकी 1 यहाँ पे. दैट इज समथिंग दैट ट्राइंग टू टेल अस कि आपकी वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 तब रहती है व्हेन यू हैव नो इवोल्यूशन हैपनिंग इन द पॉपुलेशन. इसको हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे इसे देखते हैं. देखो इनका ये कहना था, हार्डी वेंगर पता है यहाँ पे क्या कर रहे थे? ये जो कह रहे थे ना वो काफी इंटरेस्टिंग बात थी कि आपका वैल्यू 1 रहेगा. आपका एक पॉपुलेशन के अंदर अगर मेरे सामने 100 टाइगर है, उनका एलिलिक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1 ही रहेगा हमेशा, उनका जेनेटिक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा अगर उस पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन नहीं हो रहा तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम थोड़ा और समझते कि ये कहना क्या चाहते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल. इनका ये कहना है दैट आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम रहेगा, दैट सेइंग दैट जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट. ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट कुछ कंडीशंस के अंदर ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट ओनली इन सर्टेन सेट्स ऑफ कंडीशन. वो कंडीशंस क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं. अगर एक पॉपुलेशन के अंदर कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन इन द पॉपुलेशन, देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन, तो अगर आप चाहते हो कि आपका वैल्यू वहां पे 1 रहे हमेशा, तो उस पॉपुलेशन के अंदर कभी भी नेचुरल सिलेक्शन होना नहीं चाहिए. देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन हैपनिंग इन द पॉपुलेशन. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, देयर शुड बी नो म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से भी आपका एलिलिक फ्रीक्वेंसी आपका चेंज हो सकता है. सो देयर शुड बी नो म्यूटेशन इन द पॉपुलेशन. ये कंडीशंस अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको वैल्यू आपकी 1 रहेगी. देयर शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन, देयर शुड बी नो म्यूटेशन, देयर शुड बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट. ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप बस इसका याद कर लो, बस इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा. देयर शुड बी नो जेनेटिक ड्रिफ्ट. दैट्स अ थर्ड कंडीशन. चौथी कंडीशन मेरे यहाँ पे क्या है? देयर शुड बी नो माइग्रेशन. आई होप माइग्रेशन आप समझ सकते हो. माइग्रेशन मतलब एक पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पे अपना जाता है ट्रैवल करके. आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि बर्ड्स आपके आते हैं ना, फॉरेन कंट्री में से बर्ड्स इंडिया में आते हैं अपना विंटर गुजारने के लिए. राइट, दैट्स माइग्रेशन. अगर आप दिल्ली से हैं तो आई थिंक दिल्ली के पास में एक जगह है यूपी में, मथुरा करके, सुना होगा, गए भी होगे आप लोग, काफी लोग. यस सर. मथुरा के पास में ना एक बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी. कभी जाना, पेरेंट्स को बोल दो, अभी से ही बोल दो कि इस बार ठंडी में हम लोग जाएंगे भरतपुर बर्ड सेंचुरी. भरतपुर बर्ड सेंचुरी काफी अच्छी सेंचुरी है, एंड इट्स अ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, बोथ ऑफ देम. इसको दोनों का ही टैग मिला हुआ है वहां पे. अगर आप कहीं गए हो, नहीं मानते, मना कर दिया, सीधे मना कर दिया. अरे ऐसा बोलो कि इस बार बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे लेके चले जाओ बस. सो if you go to this Bhartpur bird sanctuary, कभी अगर आप जाते हो, like you get to see all the migratory birds over there, right? It's a very good place. आपको जाना चाहिए. हिमाचल वाले बच्चे तो काफी दूर हो जाएगा उनके लिए, बट दिल्ली वाले लोग ये प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में. सर हम नहीं गए. क्या बेटा, क्या दीप्ति, क्या कह रहे हो आप? हम नहीं गए हैं. तो वही जाना, नहीं गए तो जाना. मैं जानता हूँ काफी लोग नहीं गए होंगे, बट यू कैन गो ओवर बस देयर. पता है. क्या बेटा, क्या पता है कि दिल्ली के पास में मथुरा, पर गए आज तक नहीं. हाँ, तो अभी अब जाना, और अभी प्लान करना दिसंबर में. ऐसा नहीं कि अभी चले जाओ, अभी कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे. दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मिलते हैं बर्ड्स, एंड इट्स अ गुड प्लेस. दिसंबर में फिर फ्री बोर्ड आ जाएंगे, नहीं जा पाएंगे. रहने दो, एक काम करो, कोई बात नहीं, आप अगले साल जाना, नीट देने के बाद ही जाना. रहने दो, आप लोग बिना छोटे छोटे एक दिन के लिए जाने के लिए कह रहे हैं, लाइक प्री बोर्ड आ जाएंगे क्या बेटा तुम लोग. अच्छा सुनो, सो माइग्रेशन वहां पे होना ही चाहिए. उनका ये कहना था कि अगर एक पॉपुलेशन के अंदर अगर आपको ये इक्विलिब्रियम अगर आपको मेंटेन करना है, देन वहां पे कोई नया पॉपुलेशन आना नहीं चाहिए और वहां से कोई पॉपुलेशन जाना भी नहीं चाहिए. सो देयर शुड बी नो माइग्रेशन इन द पॉपुलेशन. ठीक है. देन देयर शुड बी नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, देयर शुड बी नो
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच शुड बी हैपनिंग ओवर देयर। कोई वहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हुए आपको वहां पे मिलना नहीं चाहिए। ये इनका थर्ड कंडीशन था, मतलब ये इनका पांचवा कंडीशन था। और सिक्स कंडीशन का यहाँ पे ये था, देयर शुड ऑलवेज बी अ रैंडम मीटिंग। वहां पे रैंडमली पॉपुलेशन के बीच में मीटिंग होनी चाहिए, मतलब कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ जाके मीटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये मेल सिर्फ इसी फीमेल के साथ मीटिंग करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रैंडम मीटिंग हैपनिंग इन द पॉपुलेशन। अगर आप ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हो, देन आपकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी या आपकी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी रहेगी वहां पे 1। अब आप मुझे सोच के बताओ, एक ऐसा पॉपुलेशन एनिमल का जहां पे नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, म्यूटेशन भी नहीं हो रहा, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं हो रहा, माइग्रेशन भी नहीं हो रहा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं हो रहा, और रैंडम मीटिंग भी आपके वहां पे नहीं हो रही, ऐसा कभी आपको देखने के लिए मिलता है क्या कभी नेचर के अंदर? डू यू फाइंड दिस थिंग हैपनिंग इन द नेचर? No, No, sir. sir. No, नहीं मिल sir. सकता ना, नेचर में तो हमेशा होगा बेटा। अगर नेचर में कोई एनिमल है, प्लांट है, तो हमेशा वहां पे आपका नेचुरल सिलेक्शन तो आपका होता ही रहेगा, आपका म्यूटेशन भी वहां पे होता रहेगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को थोड़ी आप कंट्रोल कर सकते हो, ये भी आपका होता रहेगा। समझो इस बात को कि ये इवेंट्स तो आपके हमेशा होते ही रहेंगे। लेकिन आप ये बात भी याद रखना कि अगर ये आपके वहां पे इवेंट्स हो रहे हैं तो आपका वैल्यू 1 नहीं आएगा। अगर ये इवेंट्स अगर आपके नेचर में हो रहे हैं तो प्लीज याद रखना आपका वैल्यू 1 नहीं आएगा। अगर आपका वैल्यू 1 नहीं आ रहा, अगर आपका वैल्यू 1 से डेविएट कर रहा है, समझो अगर आपका वैल्यू आ रहा है, वेट अ मिनट, ओह समथिंग हैपेंड, ओके, अगर आपका वैल्यू, अगर आपके यहाँ पे 1 नहीं आ रहा, अगर आपका वैल्यू आ रहा है, लेट्स से अगर आपका वैल्यू यहाँ पे आपका आता है, वेट अ मिनट, अगर आपका वैल्यू आता है लेट्स से 1.5, बेटा अगर आपका समझे यहाँ पे आपका आ रहा है वैल्यू, आपका 1.5 आ रहा है आपका अगर वैल्यू, राइट, तो ये 1 से तो डेविएट हो गया मेरा वैल्यू, राइट, एंड में जो वैल्यू मेरा 1 आना चाहिए था, p² + 2pq + qq, अगर हमारा 1 नहीं आ रहा, 1.5 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दैट पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग। आपका जो पॉपुलेशन आपको वहां पे दिख रहा है ना, वो आपका इवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब ये होता है अगर आपका वैल्यू अगर 1 से डिवाइड करेगा, 1 से कम जाएगा या आगे बढ़ेगा या कोई भी अगर चेंज होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है दैट इसके वैल्यू को देख के आपको आइडिया लग जाता है दैट पॉपुलेशन आपका यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है। सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर आपका नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहा है तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली आपका पॉपुलेशन आपको यहाँ पे इवॉल्व कर रहा होगा। तो आप ये मान लो कि जो फॉर्मूला है ना इनका, जो हार्डी वेंगबर्ग ने दिया था, जो अभी के लिए लग रहा है कि ये तो कोई काम का है नहीं हमारे लिए, ये फॉर्मूला आपके लिए बनता है बेस लाइन। दिस फॉर्मूला ओवर हियर, दिस थ्योरी ओवर देयर फॉर्म्स द बेस लाइन। ये आपके लिए एक बेस लाइन बनता है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि क्या मेरा पॉपुलेशन वहां पे इवॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। एनी चेंज इन दिस वैल्यू एंड आई विल गेट टू नो कि हाँ मेरा पॉपुलेशन वहां पे इवॉल्व कर रहा है, और कितना कर रहा है वो भी मुझे पता चल जाएगा। अगर 1 से नंबर जितना मेरा दूर जाएगा, दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ओवर देयर। कुछ तो मेरा वहां पे हो रहा है एलिलिक फ्रीक्वेंसी के साथ, इसलिए मेरा वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. जबरदस्ती यस Yes, sir. यहाँ पे यस बोल के खत्म करते हैं चीजों को, ऐसे मत करना। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद। याद रखना दैट यू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अंडर दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है तभी आपके पास वो वैल्यू 1 रहेगा, तभी आपका वो कांस्टेंट रहेगा। अब आप पीछे जाओ स्टेटमेंट के ऊपर, वापस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे पढ़ो, वो लोग यहाँ पे क्या कह रहे थे। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ पॉपुलेशन इज सेड टू बी इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम if it is only undergoing, if it is not undergoing any kind of evolutionary change, तभी आपको वहां पे इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, पहले तो आपको ये कहानी समझनी है, कहानी आपकी यहाँ पे क्या है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज भी करेंगे हम लोग, बाद में करेंगे ऑब्वियसली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द स्टोरी व्हिच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे इवेंट्स आपके, देखो ये सारे जो स्टेटमेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो मैंने रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं which can maintain the, which should be there to maintain the equilibrium, इसके ऊपर बेस्ड सवाल आते हैं। इसके ऊपर बेस्ड ये लोग बहुत अच्छे सवाल आपसे पूछेंगे, they will ask you some very good question based on this, so that is why आपको ये बहुत क्लियर करिए। ये सारे जो नाम है ना आपको यहाँ पे याद रखना है। नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो माइग्रेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे लिखा होगा, समझो अगर आपके ऑप्शन में लिखा होगा सिलेक्टिव मीटिंग, तो नहीं चलेगा। रैंडम मीटिंग का अपोजिट क्या होता है? सिलेक्टिव मीटिंग।
सिलेक्टिव मीटिंग का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो समझो एक एरिया है जहां पे आपके सारे लेपर्ड रह रहे हैं, ठीक है, एक एरिया है जहां पे आपके सारे लेपर्ड आपको मिल रहे देखने के लिए, और कुछ फीमेल लेपर्ड प्रेफर करती है कुछ लेपर्ड के साथ मीट करना जो एक पहाड़ पे आपको मिलते हैं, मतलब वो एक सर्टेन एरिया में एक पहाड़ है, वहां पे वो फीमेल वही प्रेफर कर देगी यहाँ की मैं मेल्स के साथ में मीटिंग करूंगी, तो उसे हम कहते हैं वहां पे सिलेक्टिव मीटिंग। सिलेक्टिव मीटिंग इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेड, याद रखना हमेशा रैंडम मीटिंग। सिलेक्टिव मीटिंग अगर आपकी हो रही है देन ऑल्सो आपका वैल्यू चेंज होगा। तो अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर अगर सिलेक्टिव मीटिंग हो रही है इवन देन द वैल्यू इज गोइंग टू चेंज, याद रखना, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस अगर मैच कर रही है, पॉपुलेशन फॉलो कर रही है, देन ओनली यू विल हैव द कांस्टेंट इन द इक्विलिब्रियम, आपको मिलेगा देखने के लिए, देन ओनली यू विल हैव द कांस्टेंट इन द इक्विलिब्रियम। तो ये पहले ये लॉजिक आपको यहाँ पे याद रखना, और ये 3 स्लाइड्स पहले के लिए भी आप यहाँ पे समझ लो। ये कैसे फाइंड करते, अगर आप सोचोगे सर ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो आपको पता चलेगा। अभी तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं है ना, जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये भी पता करना है कि क्वेश्चन को आपको देखना कैसे, पढ़ना कैसे, कैसे उसको अप्रोच करना है। Once you start doing that for a couple of questions, उसके बाद आपका हाथ बैठ जाएगा। एक बार आपका हाथ बैठ गया, then you don't need my help, then you will be able to solve this question all by yourself, right? So that is something we'll be doing that later, वो हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखना, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस भी आपके सामने सवाल आएंगे। पहले तो क्वेश्चंस तो वो ओकेजनली पूछते हैं आपसे न्यूमेरिकल वाले, बट जनरली दिस इज इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू नो, राइट? जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी के लिए आप उसे इग्नोर करो, मतलब मैं आपको इसमें ही ये सिखाऊंगा वापस से क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट आफ्टर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। अभी के लिए बस याद रखना दिस समथिंग नोन एज माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको समझना है, बट उसको मैं एक एग्जांपल के साथ रादर में कहूंगा, उसे एक मैं केस स्टडी के साथ समझाऊंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा वो, ठीक है? दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब बताइए क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द हार्डी-वेंगवर्थ प्रिंसिपल राइट नाउ टिल नाउ आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, इसको लेकर कोई दिक्कत हो देन बताइए मुझे। So that is something we have done. अब हमने आज क्या क्या किया ये आप देख लेना। अभी के लिए हमने यहाँ पे we have done the Hardy-Weinberg principle, we have done this Hugo de Vries का theory, mutation theory, we have done this, right? I hope it's clear to you as well. NCERT पढ़ लेना, यहाँ की खाने का समझ आ रही है then NCERT समझने में दिक्कत नहीं आएगी, because NCERT में जो चीजें मेंशन किया वो like थोड़ी सी कम है इसलिए। And then we have understood the Lamarckism. लेमार्क ने क्या किया था वो याद रखना, and also remember कि आपके जो चार्ल्स डार्विन थे इनका यहाँ पे जो आइडिया था अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन को लेके, ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? ही वाज द वन हु गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वर्क ऑफ माय टीआर मैल्थेलस। इनसे यहाँ पे वो हुए थे इन्फ्लुएंस, एंड दैट्स व्हेन ही केम अप विद दिस आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये भी याद रखना। एनसीईआरटी के अंदर टीआर मैल्थेलस के बारे में नाम लिखा हुआ है, बट उनके बारे में उन्होंने क्या किया था वो मेंशन नहीं है, तो वो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन्होंने क्या बोला था? ही वाज सेइंग दैट पॉपुलेशन इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, बट फूड सोर्सेज आपके अरिथमेटिकली आपके इंक्रीज करते हैं, फूड उतना ज्यादा नहीं होता। सो दैट इज व्हाई यू विल ऑलवेज हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स व्हाट ही सेड। सो ये बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है, राइट? अभी मैं क्या करूंगा ना, अभी मैं आज रात को आपके साथ एक तो नए जो 2 चैप्टर्स हैं संडे वाले टेस्ट के लिए, उनके क्वेश्चन शेयर करूंगा। उसको आप यू कैन टेक 3-4 days टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, राइट? एंड ये जो हमने अभी कवर किया इसके ऊपर बेस आई विल ट्राई टू शेयर विद यू बाय टुमारो सम क्वेश्चंस जो भी अभी तक हमने किया है, राइट? तो उसको भी आप सॉल्व कर लेना अपने एंड पे, ठीक है? प्लीज डू दैट। एंड जो बाकी के जो मैंने असाइनमेंट शेयर किया था उसके आंसर की आज रात को आपको मिल जाएगी, सो यू कैन हैव अ लुक एट द आंसर की एंड चेक कितने सही कितने गलत है। एंड या दैट्स इट। अगर आपको लग रहा है, देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 11th में से 6 चैप्टर कर लो, राइट? 11th में से, एंड 12th में से आपने करने अपने यहाँ पे सारे चैप्टर, जो भी आपके 4 चैप्टर है ना 12th के, वो आप वहाँ पे देख लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 11th के ऊपर अच्छा खासा ग्रिप है, मुझे कोई इतना लोड नहीं आ रहा, देन यू कैन गो फॉर मोर नंबर ऑफ चैप्टर्स, दैट्स योर कॉल, राइट? अपेरेंटली आई जस्ट वांट टू बी 6 चैप्टर अगर तुम करो तो 6 चैप्टर तुम अच्छे से कर लो, मतलब वो 6 चैप्टर फिर बाद में भी आपको काम आए, कभी भी रिवाइज करने हो तो उतने अच्छे से आप कर लो, राइट? एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आप लोग पहले टेस्ट के अंदर 355, 350, 340 स्कोर लाओगे। आई जस्ट वांट यू टू ब्रिंग अ डिसेंट स्कोर इन बायोलॉजी, राइट? आई डू अंडरस्टैंड यू ऑलरेडी हैव नंबर ऑफ थिंग्स टू बी डन, फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, सो यस, not just get a decent score, that's it, right? We are not expecting something very unrealistic from you, ठीक है? तो वो चीज का आप ध्यान रखना, और इसको लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही है देन प्लीज रीच आउट टू मी। और हाँ, एक और चीज, आपका ये जो ग्रुप बना के रखा हुआ है ना, द डाउट सॉल्विंग ग्रुप, से एक्टिव रहो आप लोग, ड्रॉप योर क्वेश्चंस ओवर देयर, क्वेश्चंस वहां पे डालो, हैव योर इंटरेक्शंस ओवर देयर, राइट? प्लीज बी एक्टिव ओवर देयर एंड कीप ऑन। आई होप सब लोग है उस ग्रुप के अंदर, कोई नहीं है तो प्लीज मुझे बता दो,
If there's some of you is not there in the group, then let me know. Please keep on dropping questions over there ताकि आपके doubts भी clear हो. And it's a very engaging group. बच्चे interact कर रहे होते हैं. जब तक मैं पहुंच रहा था तो बच्चों ने कर दिया होता. Like, so yeah, please drop your questions over there and do that. ठीक है. Alright. अब बताओ कोई अगर इसमें कोई doubt है या कोई query है तो बताओ आप लोग मुझे. अगर कोई सवाल है कोई query है then please let me know. If anyone has any kind of question or query, then please go ahead and ask your question and query. If you have no questions or any query right now, then alright then. अगर आपके पास कोई query या question नहीं है, then yes, you can drop off and have some rest.